जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज हम एक नया और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। एग्जाम में अगर आप देखें तो प्रत्येक साल यहाँ से सवाल जो है पूछे गए हैं। इस दृष्टिकोण से ये जो टॉपिक है वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि क्या क्या हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो सबसे पहले जानेंगे बुद्धि का अर्थ और इसके उत्पत्ति के बारे में, कि आखिर ये जो इंटेलिजेंस शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। उसके बाद नेचर ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में समझेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे, आईक्यू का फॉर्मूला को समझेंगे और कैसे यहाँ से न्यूमेरिकल टाइप का सवाल जो है सॉल्व किया जाता है, क्योंकि 2022 में एक सवाल पूछा गया था आईक्यू फाइंड आउट करने के लिए। पांचवा में बात करेंगे बुद्धि की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में। उसके बाद स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि स्केल के बारे में बात करेंगे, बुद्धि लब्धि की गणना कैसे किया जाता है उसके बारे में, और फिर लास्ट में जानेंगे बुद्धि के प्रकार और सिद्धांत के बारे में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन सभी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो पीवाईक्यू पूछा गया है, पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे और साथ में जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसको भी यहाँ पे लास्ट में देखेंगे। ठीक है, हो सकता है आज का क्लास जो है वो थोड़ा सा आपका ज़्यादा लंबा हो जाए, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक जो है यहाँ पे आज हम लोग कवर करने वाले हैं और एक ही वीडियो में पूरा आपका इंटेलिजेंस जो टॉपिक है वो आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपका। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं बुद्धि का अर्थ और इसके उत्पत्ति के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो बुद्धि को इंग्लिश में इंटेलिजेंस कहते हैं। इंटेलिजेंस शब्द की जो उत्पत्ति है वो आपका लेटिन भाषा के इंटेलिजियर से हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, इंटेलिजेंस जो शब्द है इसका जो उत्पत्ति है वो आपका लेटिन भाषा के इंटेलिजियर शब्द से हुआ है, इंटेलिजियर शब्द से, और इसका अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड यानी कि समझना। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है, याद रखिएगा। अब दूसरा देखिए, ये जो बुद्धि है वो समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। जाहिर सी बात है, किसी व्यक्ति के पास बुद्धि होगा तो वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, कल्पना कर सकता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, सोच सकता है, तर्क कर सकता है। बुद्धि रहेगा तभी ये सब चीज़ें एक व्यक्ति जो है वो कर सकता है। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट शामिल किए गए हैं उन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगर किसी व्यक्ति के पास बुद्धि रहेगा तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है, तर्क कर सकता है यानी कि रीजनिंग कर सकता है, लॉजिक लगा सकता है, सोच सकता है, इमेजिनेशन कर सकता है यानी कि कल्पना कर सकता है। इसके अलावा और क्या याद रखना है, तो यह एक मल्टी डायमेंशनल और कॉम्प्लेक्स क्षमताओं का सेट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मल्टी डायमेंशनल यानी कि व्यक्ति के पास एक तरह का बुद्धि नहीं होता है। अभी आगे जब हम इसके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे तब ये चीज़ आपको समझ में आएगा कि व्यक्ति के पास बहुत तरह का बुद्धि होता है और विद्वानों ने इसको जो है अनेक टाइप में बांटा है। तो फिलहाल आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि बुद्धि जो है आपका मल्टी डायमेंशनल होता है। अगर सवाल में आपको कभी यूनी डायमेंशनल देखने को मिल जाए तो वहाँ पे आप उसको गलत कर दीजिएगा। इंटेलिजेंस के लिए जो है मल्टी डायमेंशनल शब्द यूज किया जाता है और ये आपका कॉम्प्लेक्स क्षमताओं का एक सेट होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज का एक जो है वो सेट होता है। तो इतना जानकारी आपको पता होना चाहिए। बुद्धि कोई एक चीज़ नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग की कई अलग अलग शक्तियों का समूह है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसका कुछ इंपॉर्टेंट नेचर है, प्रकृति है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जो हमारा बुद्धि होता है वो अस्थाई भी हो सकता है और परिवर्तनशील दोनों होता है। ठीक है, अस्थाई भी हो सकता है और परिवर्तनशील भी हो सकता है, यानी कि समय के अकॉर्डिंग जो वो ये चेंज भी हो सकता है। यह नए वातावरण में अनुकूलन स्थापित करने में सहायता करता है। तो जब हम लोग नए वातावरण में जाते हैं या फिर नया वातावरण हमें मिलता है तो वो हमें एडेप्टेशन करने में सहायता करता है। यह आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों की जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। तो किसी भी व्यक्ति को जो बुद्धि मिलता है वो किस कारण से मिलेगा, या तो जेनेटिक के कारण या इन्वायरमेंटल के कारण, यानी कि दोनों का प्रभाव जो है बुद्धि के ऊपर पड़ता है। ये चीज़ याद रखिएगा। जैसा कि विकास वाला केस में मैंने आपको बताया था कि विकास जो है, किसी भी व्यक्ति का विकास वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के ऊपर। दोनों का यहाँ पे जो है 50-50 रोल होता है। सेम यहाँ पे भी आपका जो है बुद्धि भी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। दोनों के अकॉर्डिंग ही आपका इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, यदि किसी बच्चे के माता पिता बुद्धिमान है यानी कि जेनेटिक है
तो उसे अच्छा वातावरण मिले तो उसकी बुद्धि का बेहतरीन विकास होगा। ठीक है, यदि किसी बच्चे के माता पिता बुद्धिमान हैं और उसे अच्छा वातावरण मिले तो उसका बुद्धि का बेहतरीन विकास होगा। तो यहाँ पे एक शब्द यही मतलब कि आप समझिए कि बुद्धि जो होता है आपका जेनेटिक और इन्वायरमेंटल कारकों के जटिल प्रक्रिया का परिणाम है, यानी कि दोनों के परिणाम स्वरूप बुद्धि जो है यहाँ पे विकसित होती है, देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों का यहाँ पे 50-50% रोल होता है, भूमिका होता है। अब देखिए कुछ यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में समझ लेते हैं। तो 3 डेट है आपका 1885, 1905, ठीक है, 1908, ठीक है, 1908। तो देखिए यहाँ पे 3 डेट याद रखिएगा, 1885, 1905, 1908। अब इन तीनों डेट में कौन कौन सी घटनाएं हुई है, कौन कौन सा हिस्ट्री है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पहला है आपका फ्रांसिस गाल्टन। तो 1885 में सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, ये जो आपके मनोवैज्ञानिक है, विद्वान है, इन्होंने सर्वप्रथम 1885 में बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, इन्हें सुजनन शास्त्र का जनक कहा जाता है, इन्हें सुजनन शास्त्र का जनक कहा जाता है। और इन्होंने एक किताब लिखा था हेरिडेटरी जीनियस। ठीक है, हेरिडेटरी जीनियस नाम से एक किताब लिखा था। तो आपको क्या याद रखना है, ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो याद रखिएगा गाल्टन। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी कौन सा किताब लिखा है, किसका पिता कहा जाता है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन 1885 में। ठीक है, दूसरा क्या याद रखना है, तो 1905 में साइमन के साथ मिलकर पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया है। कौन किया है, अल्फ्रेड बीने ने। पूछा जा सकता है कि पहला बुद्धि परीक्षण यानी कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसके द्वारा तैयार किया गया, अल्फ्रेड बीने, यानी कि 1905 में अल्फ्रेड बीने के द्वारा तैयार किया गया। ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तीसरा क्या याद रखना है, तो 1908 में अल्फ्रेड बीने ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया है। कौन शब्द का, मेंटल एज। अगर पूछा जा सकता है आपसे कि मेंटल एज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो अल्फ्रेड बीने के द्वारा किया गया है 1908 में। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए। गाल्टन ने बुद्धि शब्द दिया, जबकि बीने ने इसे मापने का पहला तरीका और मानसिक आयु का विचार दिया। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रांसिस गाल्टन ने आपका क्या किया है, बुद्धि शब्द को दिया है, जबकि अल्फ्रेड बीने ने क्या किया है, इसको मापने का पहला तरीका दिया है और मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए और क्या चीज़ आपको याद रखना है, तो देखिए 1912 में एक फार्मूला आता है। फार्मूला ये है आपका IQ = MA/CA। ठीक है, अब ये जो फार्मूला है वो किसके द्वारा दिया गया है, वो याद रखिएगा, यह स्टर्न और कुहलमान द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये जो फार्मूला है 1912 में वो आपका स्टर्न और कुहलमान के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा यहाँ पे 100 से गुना नहीं किया गया था। जब इन्होंने 1912 में ये जो फार्मूला दिया है तब केवल इन्होंने जो है MA/CA दिया है। MA क्या है, तो MA आपका मेंटल एज है, CA क्या है, CA आपका क्रोनोलॉजिकल एज है। ठीक है, मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु और क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु। ओके, तो 1912 में जो है स्टर्न और कुहलमान के द्वारा दिया गया था। बाद में समय के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसमें संशोधन हुआ, इसमें करेक्शन होता है और 1916 में टर्मन आते हैं। टर्मन इन्होंने क्या किया कि इसी फार्मूला को 100 से गुना कर दिया। ठीक है, इसी फार्मूला को 100 से गुना कर दिया और ये बन गया आपका एक नया फार्मूला। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि जो यहाँ पे इंटेलिजेंस का जो फार्मूला दिया गया था स्टर्न और कोहलमान के द्वारा, उसमें संशोधन कौन करते हैं, तो टर्मन करते हैं 1916 में। और इन्होंने क्या किया, 100 से गुना किया ताकि दशमलव को हटाया जा सके। यहाँ पे जब दो संख्या आएगा, दोनों को जब यहाँ पे काटा जाता है तो दशमलव आता है, उसी दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पे 100 दिया गया है, जो कि यहाँ पे टर्मन के द्वारा दिया गया है। तो इतना जानकारी आपको याद रखना होगा और ये आपका फाइनल फार्मूला है। जब आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है इंटेलिजेंस गणना करने के लिए, इंटेलिजेंस को ज्ञात करने के लिए, तब आपको यही वाला फार्मूला यूज करना है। ठीक है, MA/CA × 100। फार्मूला को अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए। मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज × 100 यानी कि मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु × 100। ये आपका फाइनल फार्मूला है जो कि टर्मन के द्वारा दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे बुद्धि की कुछ मुख्य विशेषताएं देखते हैं
अभी जो आईक्यू का जो फॉर्मूला बताएं उसका आगे हम लोग न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन भी देखेंगे, किस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था और किस टाइप का पूछा जा सकता है। अब देखिए बुद्धि की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि जन्मजात शक्ति। तो बुद्धि आपका जन्मजात शक्ति होता है। बुद्धि मुख्य रूप से वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, ठीक है, मुख्य रूप से जो वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, ठीक बात है। अगर देखा जाता है कभी कभी कि अगर आपके माता पिता तेज हैं तो जो बच्चा होता है वो भी तेज होता है, बाकी उसके ऊपर जो है आपका वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, ये भी आपका बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुख्य रूप से वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, ठीक है। उसके अलावा है दूसरा है आपका वही वंशानुक्रम व वातावरण। बुद्धि पर दोनों कारकों की जटिल प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे प्रभाव जो है आपका वातावरण का भी पड़ेगा, वंशानुक्रम का भी पड़ेगा, ठीक है। विकास की अवधि, बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। अमूर्त चिंतन, जो चीज़ें सामने नहीं है उसके बारे में सोचने की योग्यता होती है, और ये भी हम इंटेलिजेंस के माध्यम से ही करते हैं, बुद्धि के माध्यम से करते हैं। अगला कौन सा विशेषताएं हैं, तो बुद्धि का विकास लंबवत बनाम क्षैतिज, यानी कि दो तरीके से बुद्धि का विकास होता है। जैसे कि वर्टिकल ग्रोथ में क्या होगा कि यह बुद्धि की क्षमता का विकास है जो 16 से 18 वर्ष की आयु तक अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर रुक जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप इस डायग्राम पे देख पा रहे होंगे कि 16 से 18 तक क्या होता है, यहाँ पे जाके रुक जाएगा, उसके बाद सेम ही रहता है, ठीक है। बाकी अगर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में देखेंगे तो यह ज्ञान और कौशल का विकास है जो व्यक्ति के पूरे जीवन भर चलता रहता है। देखिए एक व्यक्ति जो है उसका बुद्धि जो है एक निश्चित सीमा में जाके रुक जाएगा, लेकिन अगर सीखने का बात आता है, कोई चीज़ सीख रहा है, ज्ञान हो गया, स्किल्स हो गया, तो वो फिर जो है उसका विकास जो है जीवन भर चलता रहता है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा जो है वो ध्यान नहीं देना है, ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस याद रखिएगा कि वर्टिकल ग्रोथ में क्या होता है कि 16 से 18 वर्ष की आयु तक बुद्धि का विकास होता है, उसके बाद जो है चरम सीमा पर पहुंचकर वो रुक जाता है, यानी कि आईक्यू स्कोर नहीं बढ़ता है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल में आपका जो है ज्ञान और कौशल का विकास होता है, ठीक है। तो ये बस पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझना चाहें तो देखिए, एक व्यक्ति की तार्किक क्षमता 18 साल में पूरी विकसित हो जाती है, यानी कि सोचने समझने तर्क करने का जो क्षमता है वो 18 साल तक पूरा हो जाता है, ठीक है। लेकिन वह 50 साल की उम्र में भी नई भाषा सीख सकता है। तो यही आपका जो है इसका कहने का मतलब है। चलिए आगे देखते हैं बुद्धि के अन्य विशेषताएं में। तो एडजस्टमेंट, यानी कि बुद्धि अगर आपके पास है, बुद्धि के कारण जो है व्यक्ति यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकता है, अनुकूलन कर सकता है, नई परिस्थितियों से सामंजस्य करने का यहाँ पे उनके पास गुण आ जाता है। भेदभाव का अभाव, बुद्धि पर किसी विशेष जाति या लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लड़के और लड़कियाँ बौद्धिक रूप से समान होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बुद्धि पर किसी विशेष जाति या लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा तो नहीं होता है कि किसी विशेष जाति के व्यक्ति के पास ज़्यादा बुद्धि हो, उसके अलावा किसी और जाति के पास कम बुद्धि हो, तो ऐसा नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। पूर्व अनुभव, पुरानी गलतियों और अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता होती है। इकाइयों का समूह, बुद्धि कोई एक अकेली इकाई नहीं है बल्कि यह अनेक योग्यताओं का समूह है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे कुछ नो इम्पॉर्टेंट विशेषताएं थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 2 से 3 बार पढ़िएगा, आपको सभी चीज़ें कंठस्थ हो जाएगी, याद हो जाएगी, ओके। अब यहाँ पे अगला है स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि स्केल। तो स्टैनफोर्ड के द्वारा आईक्यू मापने के लिए एक स्केल दिया गया है, एक पैमाना दिया गया है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और ख़ास करके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको याद होना चाहिए। जैसा कि यह एक टेबल है और इसमें कहा गया है कि अगर आईक्यू अगर आप मापते हैं तो आईक्यू का अगर लेवल जो है आपका 20 से कम रहा तो उस टाइप के व्यक्ति को जो है इडियट कहेंगे, यानी कि जड़ बुद्धि कहेंगे, ठीक है। अगर उसका आईक्यू जो है 20 से 49 रहा तो उसको मूढ़ व्यक्ति कहा जाता है। 50 से 69 रहा तो उसको मूर्ख कहा जाता है। 70 से 79 के बीच में पाया जाता है तो क्षीण बुद्धि का कहा जाता है। 80 से 89 तो मंद बुद्धि का। औसत वाला याद रखिएगा, 90 से 109 रहा तो उसको औसत व्यक्ति का औसत बुद्धि का व्यक्ति जो है वो कहा जाता है। 110 से 119 तो प्रखर, 120 से 139 अति प्रखर वेरी सुपेरियर, और 140 से ज़्यादा अगर रहेगा तो जीनियस उसको कहा जाता है, ठीक है, प्रतिभाशाली बालक उसको कहा जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका 2 है, एक जीनियस के लिए तो 140 से ज़्यादा आईक्यू होना चाहिए, और औसत के लिए 90 से 109 के बीच में होना चाहिए। कहीं कहीं पे आपको यही चीज़ जो है वो 90 से 110 भी देखने को मिलेगा, सेम चीज़ है, 1-2 ऊपर नीचे होता है। औसत बुद्धि 90-110 के बीच में होती है, 90 से 110 के बीच होती है। टर्मन के अनुसार 140 प्लस वाले बच्चे
प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा 140 प्लस वाले बच्चे को प्रतिभाशाली माना जाता है, तो टर्मन के द्वारा। चलिए ये आपका हो गया। चलिए आगे है आपका बुद्धि लब्धि की गणना यानी कि कैलकुलेशन ऑफ आईक्यू। तो यहाँ पे आपको जो है आईक्यू कैलकुलेट करना होता है और इस टाइप का सवाल जो है आपका 2022 के इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो सवाल एक बार देख लेते हैं कि यदि किसी बालक की मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज 25 वर्ष है और वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज 20 साल है तो आईक्यू क्या होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इसी टाइप का एक सवाल जो है पूछा गया था, हालांकि डाटा जो है आपका अलग था। तो इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको आईक्यू का जो फार्मूला मैंने आपको बताया है उसको पुट कर देना है। तो आईक्यू का फार्मूला क्या होता है, आईक्यू इक्वल टू होता है MA/CA यानी कि मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब इसी फार्मूला में आपको जो है जो वैल्यू दे रखा है उसको पुट करना है। बहुत ही आसान होता है, बस फार्मूला में पुट करना है, काटना है, आंसर आ जाएगा। तो मेंटल एज आपका 25 दे रखा है, नीचे क्रोनोलॉजिकल एज आपका 20 दे रखा है, इंटू 100 हो जाएगा। 20 को 100 से काटेंगे तो 20 25 100 हो जाएगा और 25 को 5 से गुना करेंगे। ठीक है, ऊपर आपका 5 आ गया तो 25 को 5 से गुना करेंगे 125 आ जाएगा, यानी कि 125 जो है आपका यहाँ पे आईक्यू निकलेगा, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 125 आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चे का आईक्यू 125 है, यानी कि यह बच्चा अति प्रखर यानी कि वेरी सुपेरियर श्रेणी में आएगा, जैसा कि अभी मैंने आपको उस टेबल में बताया था। ठीक है, तो बच्चा जो है वेरी सुपेरियर में आएगा यानी कि 125 है। तो 125 वाला अगर टेबल देखें तो देखिए 120 से 139 इसको क्या कह रहे थे, अति प्रखर यानी कि वेरी सुपेरियर। तो उसी तरह से 125 वाला को हम लोग अति प्रखर वेरी सुपेरियर के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपका ये होता है, याद रखिएगा। इसी टाइप का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ओके, अब देखते हैं एग्जाम ओरिएंटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बार रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद आज के क्लास का जो सेकंड पार्ट है उसमें चलेंगे, थ्योरी और टाइप्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका रिवीजन कर लीजिए। तो सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा 1885 में किया गया है। सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द का जो प्रयोग है वो अल्फ्रेड बीने के द्वारा 1908 में दिया गया है। आईक्यू का प्रारंभिक जो सूत्र है वो बिना शो के वो स्टर्न और कुहलमान के द्वारा 1912 में दिया गया है। आईक्यू का जो वर्तमान सूत्र है जो अभी यूज किया जाता है जिसमें शो के साथ मल्टीपल किया जाता है वो टर्मन के द्वारा 1916 में दिया गया है। औसत बुद्धि व्यक्ति का होता है 90 से 109 के बीच में। ठीक है, अब देखिए याद रखने का कुछ ट्रिक्स हम आपको दे देते हैं, मेमोरी ट्रिक्स है। जैसे कि यहाँ पे कुछ हिस्ट्री टाइमलाइन को अगर आप देखेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, तो GBST करके याद रख सकते हैं। जी का मतलब गाल्टन, इन्होंने जो है वो शब्द के बारे में बताया है। ठीक है, बुद्धि शब्द के बारे में बताया है। उसके अलावा B से आपका बीनेट आ गया जिन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया है। इसके अलावा S से आपका स्टर्न हो जाएगा जिन्होंने आपका फार्मूला दिया है, आईक्यू का फार्मूला दिया है जिसमें आपका शो नहीं था। इसके अलावा उसके बाद आपका टर्मन आ जाते हैं जिन्होंने वर्तमान में जो आईक्यू का फार्मूला यूज किया जाता है उसके बारे में बताया था, उसको दिया था। ठीक है, जिसमें आपका 100 से मल्टीपल था। तो रिवीजन आपका हो जाएगा GBST, जिस तरह से GST होता है तो GST में आपको क्या करना है, G के बाद B ऐड कर देना है। तो GBST याद हो जाएगा गाल्टन, बीनेट, S से स्टर्न और T से आपका टर्मन। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो फार्मूला है वो आपका ऐसे याद रख सकते हैं, मक्का करके MA/CA। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि CA ऊपर होगा या नीचे होगा, तो कम से कम यहाँ पे कुछ हेल्प आपको मिल जाएगा कि मक्का यानी कि MACA और MA आपका ऊपर होता है, CA आपका नीचे होता है। इसको 100 से गुना करते हैं तो यह आईक्यू का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, आईक्यू का फार्मूला क्या होगा, मक्का यानी कि MA, नीचे आपका CA इंटू 100। ऊपर में मक्का मतलब MA का मतलब होता है मेंटल एज, CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु इंटू 100, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो काफ़ी हद तक ये जो है आपको याद रखने के लिए हेल्प कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आज के क्लास का जो सेकेंड पार्ट है, बुद्धि के प्रकार एवं सिद्धांत, इसके बारे में समझते हैं। टाइप्स एंड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी सवाल जो है पूछा गया है। ठीक है, जब हम आपको अभी सवाल को दिखाएंगे तब आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। जनरल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, तो E.L. थार्नडाइक नाम याद रखना है। थार्नडाइक विद्वान है
और एक विद्वान है आपका गेरेट। तो इन दोनों ने क्या किया है, बुद्धि को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा है। ठीक है, E.L. थॉर्नडाइक और गेरेट, इन दोनों के द्वारा बुद्धि को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल आपका थॉर्नडाइक का है और सवाल भी आपको जनरली इसी के नाम से देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब कौन कौन सा टाइप है, तो पहला है आपका कंक्रीट इंटेलिजेंस यानी कि मूर्त बुद्धि, दूसरा है आपका अमूर्त बुद्धि, तीसरा है आपका सामाजिक बुद्धि। तो पहला काम तो यही कि नाम याद रखना है, कंक्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस। अब देखिए, इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। मूर्त बुद्धि जिनके पास होता है, तो मूर्त बुद्धि का दूसरा नाम गामक या यांत्रिक बुद्धि भी इसको कहा जाता है। इसका संबंध यंत्रों, मशीनों और भौतिक वस्तुओं से होता है। तो देखिए, जिन भी व्यक्ति के पास इस टाइप का बुद्धि होगा वो क्या करेंगे, वो या तो इंजीनियर बनेंगे, मैकेनिक बनेंगे, कारीगर बनेंगे। ठीक है, सेकंड है आपका अमूर्त बुद्धि। अब इसका जो संबंध है वो पुस्तकीय ज्ञान, प्रतीकों, शब्दों और सूत्रों से होता है, यानी कि बुकिश नॉलेज से होता है, सिंबल से, वर्ड से, फार्मूला से। तो उदाहरण के तौर पे जिस व्यक्ति के पास इस टाइप का ज्ञान होगा, बुद्धि होगा, वो या तो वकील बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, दार्शनिक बनेंगे, शिक्षक बनेंगे। ठीक है, किताबी ज्ञान हो गया, प्रतीक, शब्द और फार्मूला से रिलेटेड जो है वो जिनके पास बुद्धि है वो आपका ये सब बनेंगे। सामाजिक बुद्धि के बारे में बात करें तो इसके कारण व्यक्ति क्या करता है, समाज में सफलतापूर्वक रहता है और अच्छे संबंध बनाता है। तो जिस भी व्यक्ति के पास इस टाइप का बुद्धि रहेगा वो समाज में सफलतापूर्वक रहेगा और लोगों के साथ, अन्य व्यक्तियों के साथ जो है वो समाज में अच्छे संबंध बनाएगा। और इस टाइप का व्यक्ति जो है नेता बनता है, व्यवसायी बनता है, कूटनीतिज्ञ बनता है। तो उम्मीद करते हैं कितना बात आपको समझ में आ गया होगा। जिन भी व्यक्ति के पास मूर्त बुद्धि होता है वो आपका इंजीनियर बनेंगे, मैकेनिक बनेंगे, कारीगर बनेंगे। ठीक है, जिन व्यक्ति के पास अमूर्त बुद्धि होगा, ज़्यादातर पुस्तकीय ज्ञान, प्रतीक, शब्दों और सूत्रों से रिलेटेड होता है, ठीक है, के ऊपर ध्यान रहता है, तो वो लोग वकील बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, दार्शनिक और शिक्षक बनेंगे। ठीक है, समाज के साथ संबंध जो स्थापित करते हैं तो वो आपका नेता, व्यवसाय, कूटनीतिज्ञ बनते हैं। ये आपका 3 टाइप हो गया जो कि थॉर्नडाइक और गेरेट के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पे समझते हैं थ्योरी के बारे में। ठीक है, अब थ्योरी को देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे विद्वानों के द्वारा जो है अलग अलग नाम से थ्योरी दिया गया है, उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो यूनिफैक्टर या यूनिटरी थ्योरी के बारे में बात करते हैं, जिसको एक तत्व या एक कारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब ये जो सिद्धांत है वो सबसे पहले याद रखिएगा कि इसका जो प्रतिपादक है वो आपका अल्फ्रेड बिने है। ठीक है, अल्फ्रेड बिने, पहले भी आपने इसका नाम सुना रखा है। अब इसका जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग इनका मानना था कि बुद्धि एक ही शक्ति है जो सभी कार्यों को कर सकती है। ठीक है, इनका मानना था कि बुद्धि एक ही शक्ति है जो सभी कार्यों को कर सकती है। लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि इसका जो सिद्धांत था उसका खंडन हो जाता है। ठीक है, यह सिद्धांत अमान्य हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति मैथ्स में उत्कृष्ट हो सकता है लेकिन इंग्लिश में कमजोर। जाहिर सी बात है, जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति जो मैथ में तेज है वो दूसरा सब्जेक्ट में भी तेज होगा, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो वही बात कहा गया है कि यदि बुद्धि एक होती तो प्रदर्शन समान होता, जो कि आपका यहाँ पे कहा गया अल्फ्रेड बिने के द्वारा। इन्होंने यही बात कहा था कि बुद्धि एक ही शक्ति है जो सभी कार्यों को कर सकती है। लेकिन जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तरीके से समझें कि अगर एक बच्चा मैथ्स में तेज है तो हो सकता है दूसरा सब्जेक्ट में वो कमज़ोर होगा। अगर उसका बुद्धि एक जैसा रहता तो वो सभी सब्जेक्ट में स्ट्रांग होता। ठीक है, इंटेलिजेंस होता। तो यहाँ पे इसका बुद्धि जो है वो, यहाँ पे इसका जो सिद्धांत है वो इनवैलिड हो जाता है, अमान्य हो जाता है। तो इसको आगे जो है वो यहाँ पे नहीं ले जाया गया, इसको इनवैलिड कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका बस याद रखना है कि यूनिटरी जो थ्योरी है, यूनिफैक्टर जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दिया गया है और इस सिद्धांत में किसके बारे में बात कही जाती है। बस इतना जानकारी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अल्बर्ट आइंस्टीन विज्ञान में बहुत तेज थे लेकिन उन्हें भाषा में कठिनाई होती थी। ठीक है, और अगर इनका बात सही होता तो हो सकता था कि विज्ञान के साथ साथ ये सभी कामों में तेज होते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस कारण से इसका जो थ्योरी है वो आपका फेल हो गया। अब आगे है आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही वाला थ्योरी है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। इन्होंने एक किताब लिखा था, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, 1983 में लिखा गया था। ठीक है, स्टार्टिंग में इन्होंने जो है
1983 में 7 प्रकार के बुद्धि के बारे में जानकारी दिया था, 7 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया था। फिर क्या होता है कि इसमें अपडेट करके, इसमें संशोधन करके 1998 में 8वां प्रकार के बुद्धि को इसमें जोड़ा जाता है, जो कि प्राकृतिक है, जिसका नाम प्राकृतिक बुद्धि है। और फिर आगे चलकर 2000 में 9वां प्रकार का बुद्धि इसमें जोड़ा जाता है, जो कि अस्तित्ववादी है। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो स्टार्टिंग में इसमें 7 प्रकार का बुद्धि था, फिर समय के साथ इसमें बदलाव आता है, फिर एक बुद्धि जोड़ा जाता है प्राकृतिक बुद्धि, फिर समय के साथ बदलाव आता है, फिर एक प्रकार का बुद्धि जोड़ा जाता है जिसको अस्तित्ववादी बुद्धि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको जो है 8 प्रकार की बुद्धि को ही टिक करना है। अगर पूछ लिया जाए कि मल्टीपल इंटेलिजेंस में कितने प्रकार के बुद्धि के बारे में बताया गया है, तो 8 प्रकार का, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है वो इसी को मान्य माना जाता है, इसी को वैलिड जो है माना जाता है। इवन सीटेट के एग्जाम में भी ये जो टॉपिक है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे भी जब सवाल पूछा जाता है तो वहाँ पे भी 8 तरह के जो है वो 8 तरह के बुद्धि को यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पे जो गार्डनर के द्वारा 8 प्रकार का बुद्धि है उसके बारे में 1 बाय 1 समझेंगे कि इन्होंने क्या क्या उनका नाम दिया था। तो पहला आपका है विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस, यानी कि दृश्य स्थानिक योग्यता, चीज़ों को मानसिक रूप से देखने और स्थान दिशा का अनुमान लगाने की क्षमता। यानी कि कहने का मतलब है एक बुद्धि का नाम इन्होंने दिया, पहला नाम दिया है दृश्य स्थानिक योग्यता। जिन भी व्यक्ति के पास ये वाला बुद्धि होगा वो मानसिक रूप से देखने और स्थान दिशा का अनुमान लगाने की क्षमता उनके पास होगी। कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति या तो मूर्तिकार बनेगा, आर्किटेक्ट बनेगा या नाविक बनेगा। ठीक है, उनकी जो मानसिक क्षमता होती है वो किसी दिशा का अनुमान लगा सकता है, किसी स्थान के बारे में वो पता लगा सकता है, किसी चीज़ का अगर हम बात करें, जैसे कि मूर्तिकार क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, किसी चीज़ का शेप हो गया, कोई मूर्ति बना रहे हैं तो उनका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अपने दिमाग में कल्पना कर सकते हैं। तो इस टाइप का बुद्धि आपका जो है पाया जाता है मूर्तिकार के पास, आर्किटेक्ट के पास और नाविक के पास, जो कि दिशा वगैरह का पता लगाते हैं। दूसरा है आपका शाब्दिक भाषाई योग्यता। तो जिन भी व्यक्ति के पास इस टाइप का बुद्धि होगा वो लिखते और बोलते समय शब्दों का प्रभावी उपयोग करेंगे, यानी कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से बोलेंगे। आपने भी देखा होगा कि 1-2 व्यक्ति जो होता है वो शब्दों को बहुत ही अच्छे से अरेंज करके, ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों का यूज करता है, बोलने का जो तरीका होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। ठीक है, तो इस टाइप का बुद्धि उनके ऊपर पाया जाता है, उनके पास पाया जाता है। और इस टाइप का व्यक्ति कवि बनते हैं, वकील बनते हैं, पत्रकार बनते हैं, इन सभी के पास इस टाइप का बुद्धि आपको देखने को मिलेगा, जो शब्दों को अच्छे से जो वो कर सकते हैं। जैसे कि आपने न्यूज़ वगैरह देखा होगा, एंकर वगैरह को देखते होंगे, कितना अच्छे तरीके से शब्दों को पिरोते हैं, कितना अच्छे से शब्दों को जो है यहाँ पे उपयोग करके बोला करते हैं। तीसरा जो बुद्धि है वो है आपका तार्किक गणित संबंधी योग्यता, यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अब इस टाइप का बुद्धि जिसके पास होगा वो तर्क करने में, पैटर्न पहचानने में, गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता उनके पास होती है, यानी कि आसानी से उस टाइप का काम कर सकते हैं। और इस टाइप का व्यक्ति जो है वैज्ञानिक बनता है, गणितज्ञ बनेगा, कंप्यूटर प्रोग्रामर वगैरह जो बनता है। ओके, ये देखिए अब है आपका शारीरिक क्रियात्मक योग्यता। तो देखिए इस टाइप का बुद्धि अब जिसके पास होगा वो शरीर की गति पर नियंत्रण और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शरीर का उपयोग करेगा। यानी कहने का मतलब है कि जिस भी व्यक्ति के पास इस टाइप का बुद्धि होगा वो या तो डांसर बनेगा, एथलीट बनेगा, सर्जन बनेगा, पायलट बनेगा। अपने शरीर में जो है वो शरीर की गति पे कंट्रोल कर सकता है, वो अच्छे से बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर सकता है। ओके, अपने इमोशन को व्यक्त कर सकता है। तो जिसके पास आपका शारीरिक क्रियात्मक योग्यता होती है, इस टाइप का बुद्धि होता है वो व्यक्ति। तो यहाँ पे देखिए आपको ना याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाम पे ही सभी चीज़ें स्पष्ट दे रखा है। ठीक है, नाम के ऊपर भी अगर आप अच्छे से डिटेल से समझते हैं तो उसको स्पष्ट यहाँ पे नाम पे ही दे रखा है, नाम से ही समझ सकते हैं। जैसे कि शारीरिक क्रियात्मक योग्यता, तो नाम पे ही दे रखा है कि शारीरिक एक्टिविटी जो है वो उसका स्ट्रांग होता है, सही होता है। तो शारीरिक एक्टिविटी जैसे नर्तक डांस वगैरह करता है तो शारीरिक जो मूवमेंट है, ठीक है, वो सब इनका यहाँ पे जो शरीर की जो गति होती है, मूवमेंट जो होता है वो ठीक होता है, खिलाड़ी उनका मूवमेंट ठीक होता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे है म्यूजिकल राइमिंग इंटेलिजेंस, संगीतात्मक योग्यता। तो नाम से ही स्पष्ट है कि वैसा व्यक्ति जिनको संगीत का शौक होता है, ठीक है, लय, ताल, सुर और ध्वनि को पहचानने और सृजन करने की क्षमता जिनके पास होती है, तो ऐसा व्यक्ति क्या बनेगा, संगीतकार बनेगा, गायक बनेगा। इसके अलावा प्राकृतिक योग्यता,
तो प्रकृति, जानवरों, पौधों और वातावरण के पैटर्न को समझने की क्षमता, ठीक है। जिस भी व्यक्ति के पास इस टाइप का बुद्धि होगा, जो प्रकृति को समझेगा, जानवर, पौधों, वातावरण को समझेगा, उसके बारे में जानकारी रखेगा, तो वो या तो किसान बनेगा, वनस्पति वैज्ञानिक बनेगा, और इन्हीं के पास इस टाइप का बुद्धि आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। तो बुद्धि को जो है वो अनेक प्रकार में बांटा गया है गार्डनर के द्वारा। अब अगला है 7वां है आपका इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। ये दोनों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे के विपरीत है। इंटरपर्सनल का मतलब आप समझिएगा दूसरों की भावनाओं, इच्छाओं और प्रेरणाओं को समझने की क्षमता। इंटरपर्सनल, ठीक है, यानी कि दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और दोनों आपस में एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं, विचार को समझ रहे हैं, इच्छाओं को समझ रहे हैं, प्रेरणाओं को समझ रहे हैं, तो वो आपका इंटरपर्सनल है। ये दोनों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर का मतलब इसको ऐसे याद रखिएगा, इंटर का मतलब इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है कि दो देशों के बीच, तो इसी से रिलेट कीजिएगा दो लोगों के बीच। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटर और इंट्रा में क्या अंतर है। तो इंटर में दो व्यक्तियों के बीच यहाँ पे संबंध को बताया जाता है, ठीक है। दो व्यक्तियों के बीच जो है वो भावनाओं को समझा जाता है। तो इस ट्रिक की मदद से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। और इस टाइप का बुद्धि जिसके पास होता है वो नेता बनेगा, शिक्षक बनेगा, मनोवैज्ञानिक बनेगा, सेल्समैन बनेगा, ठीक है। इसके अलावा इंट्रापर्सनल क्या होता है, तो इंट्रापर्सनल यानी कि व्यक्ति स्वयं के साथ बातचीत करता है, स्वयं को जानता है, खुद की भावनाओं को समझता है। तो स्वयं को जानने, अपनी भावनाओं और डर को समझने की क्षमता होती है। तो जिस भी व्यक्ति के पास इस टाइप का बुद्धि होगा वो या तो दार्शनिक बनेगा, आध्यात्मिक गुरु बनता है, संत बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल क्या होता है। इंटरपर्सनल में व्यक्ति दूसरों के साथ कम्युनिकेट करेगा, दूसरों को समझेगा, और इंट्रा में व्यक्ति खुद को समझेगा, वो संत बनेगा, दार्शनिक बनेगा, आध्यात्मिक गुरु बनेगा। तो ये दोनों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे कि इंट्रा, तो इंटरनल, इंटरनल करने का मतलब स्वयं के अंदर। तो यहाँ पे मैंने ट्रिक का भी यूज किया है, जो स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं उनके लिए याद करने का ये एक बेहतर तरीका है। अब देखिए अगला जो सिद्धांत है वो है आपका 3 डायमेंशनल थ्योरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, ज़्यादा डिटेल नहीं, लेकिन बस कुछ फैक्चुअल चीज़ें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फैक्ट याद होना चाहिए। जैसे कि अगर पूछा जाए कि 3 डायमेंशनल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, तो जेपी गिलफोर्ड के द्वारा। पहला चीज़ ये याद होना चाहिए। इसे बुद्धि संरचना सिद्धांत, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट यानी कि एसआई मॉडल भी कहते हैं, याद रखिएगा। इस सिद्धांत के द्वारा 3 प्रमुख तत्व दिए गए हैं। 3 प्रमुख तत्व के बारे में डिस्कस किया गया है, बात किया गया है। तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए। कंटेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट, विषय वस्तु, संक्रियाएं और उत्पाद। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कारक के बारे में, तो इस त्रिविमात्मक सिद्धांत में कुल 180 कारक शामिल हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ फैक्ट के तौर पे आप याद रखिएगा, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो त्रिआयामी सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, जेपी गिलफोर्ड के द्वारा। इसका दूसरा नाम बुद्धि संरचना सिद्धांत है, यानी कि एसआई मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। 3 तत्व इसमें शामिल किए गए हैं, विषय वस्तु, संक्रियाएं, उत्पाद, ठीक है। बस नाम याद रखिएगा, ज़्यादा डिटेल अभी आपको नहीं समझना है। जब आप लोग बीएड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल में समझना होता है, ठीक है। तो बस कुछ फैक्ट के तौर पे याद रखिएगा, नहीं तो ज़्यादा डिटेल में जाइएगा तो कन्फ्यूज हो जाइएगा। और इसमें आपका कुल जो है 180 कारक शामिल है, 180 जो है फैक्टर को शामिल किया गया है। अब अगला जो सिद्धांत है वो है आपका ट्राइआर्किक थ्योरी, त्रिचापीय या त्रिघटकीय सिद्धांत। इनका जो प्रतिपादक है वो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है। सिद्धांत में क्या कहा जाता है, तो स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को सूचना प्रसंस्करण के आधार पर 3 भागों में बांटा है। तो तीनों का बस नाम याद रखिएगा, ठीक है। अनुभवात्मक बुद्धि, इसके अलावा घटकीय बुद्धि और संदर्भात्मक बुद्धि, ठीक है। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस है, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस है, कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस है, ठीक है। कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस है। तो तीनों का नाम जो है वो याद रखिएगा, इनफ है। अनुभवात्मक, घटकीय और संदर्भात्मक। तो देखिए इसमें क्या कहा जाता है, अनुभवात्मक में रचनात्मकता और नए अनुभवों से सीखना। इस टाइप के बुद्धि में कहा जाता है कि व्यक्ति जो है वो क्रिएटिविटी टाइप का होता है, वो हमेशा नए अनुभवों से सीखता है। इसके अलावा घटकीय बुद्धि में कहा जाता है कि व्यक्ति के पास विश्लेषणात्मक सोच होता है, वो समस्या समाधान में निपुण होता है, ठीक है। संदर्भात्मक में क्या होता है, संदर्भात्मक में कि व्यावहारिक रूप से पर्यावरण के अनुकूल होता है, ठीक है। जो भी व्यक्ति के पास ये इस टाइप का बुद्धि होगा वो पर्यावरण के अनुकूल होंगे, प्रैक्टिकल मतलब कि लाइफ वो जीना पसंद करते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है क्योंकि ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक्स्ट्रा टॉपिक था। बस कुछ
फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि किसके द्वारा दिया गया है, कितना पार्ट में बांटा गया है, सिद्धांत किस बारे में बात करता है, तो इतना इनफ है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पूछा जाएगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादा डिटेल नहीं आता है। ओके, अब यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वो है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धि। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ जहाँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हम आपको इंडिकेट कर दे रहे हैं, ठीक है, बता दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से सवाल आता है। तो यहाँ से भी सवाल जो है अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? तो अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और उसे मैनेज करने की क्षमता को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। सिंपल भाषा में लिखा गया है कि अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और उसे मैनेज करने की जो क्षमता है उसी को इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। प्रतिपादक कौन है, फाउंडर कौन है? तो सबसे पहले 1990 में पीटर सेलावे और जॉन मेयर ने इसे पेश किया था, लेकिन इसकी जो लोकप्रियता है वो डेनियल गोलमैन ने अपनी पुस्तक के माध्यम से इसे लोकप्रिय बनाया। इसी कारण से ज़्यादातर जो है इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम के साथ इसी का नाम देखने को मिलेगा, डेनियल गोलमैन। और एक सवाल भी आपका पिछले वर्ष पूछा गया था, जहाँ पे पूछा गया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो किसके द्वारा दिया गया है, जहाँ पे आपका जवाब होता है डेनियल गोलमैन, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा, जॉन मेयर, पीटर सेलावे देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको अक्सर जो है वो डेनियल गोलमैन लगाना है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर विशेषताएं के बारे में बात करें तो आत्म जागरूकता, यानी कि जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो आत्म जागरूक होता है, स्वनियंत्रण होता है, खुद को कंट्रोल कर सकता है, मोटिवेट होता है, इम्पैथी का गुण उसमें पाया जाता है, सहानुभूति का गुण, और सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स जो है वो डेवलप होता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, बस आपको नाम पता होना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, इम्पैथी, सोशल स्किल्स, ठीक है। और कुछ डिटेल है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, तो देखिए, तो डेनियल गोलमैन का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसका योगदान क्या है? तो डेनियल गोलमैन ने 1995 में इमोशनल इंटेलिजेंस को लोकप्रिय बनाया, ठीक है। सफलता केवल आईक्यू पर नहीं बल्कि ईक्यू पर भी निर्भर करता है। तो इन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का जो सफलता है वो केवल उसका आईक्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता बल्कि ईक्यू के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी कि इमोशनल क्वोशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब EI के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो इनके द्वारा इन्होंने कहा कि इमोशनल क्वोशिएंट का जो है जो मुख्य घटक है, मेन कंपोनेंट्स है, वो दो है, इंट्रापर्सनल स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल। अब अभी जस्ट मैंने अभी आपको जो बताया बुद्धि में, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में, कि इंट्रापर्सनल का मतलब क्या होता है कि स्वयं की भावनाओं को समझना। व्यक्ति स्वयं की भावनाओं को समझता है, आत्म नियंत्रण होता है यानी कि सेल्फ कंट्रोल करता है, आत्म जागरूक होता है, गुस्सा आने पर खुद को शांत करता है। तो यही सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे भी बताया कि आत्म जागरूक होता है, स्व नियंत्रण होता है, तो वही सब चीज़ आपको यहाँ पे कहा गया है। इंटरपर्सनल स्किल में क्या होता है कि दूसरों की भावनाओं को समझता है, सहानुभूति दिखाता है, अच्छे संबंध बनाता है, दोस्त दुखी है तो उसे समझना और सपोर्ट करना। तो ये जो है आपका दो घटक के बारे में जिक्र किया गया है जो कि डेनियल गोलमैन ने किया है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण क्यों है? तो EI इसीलिए महत्वपूर्ण है, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे व्यक्ति क्या होता है कि बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है, ठीक है। तनाव कम होता है, तनाव कम करता है, यानी कि इससे क्या होता है, तनाव कम होता है, नेतृत्व की गुण उसमें आता है, नेतृत्व में सहायक होता है, संबंध मजबूत करता है। तो जिस भी व्यक्ति के पास इस टाइप का गुण होगा इमोशनल इंटेलिजेंस का, ठीक है, तो वो ये सब काम कर सकता है, बेहतर निर्णय ले सकता है, किसी के साथ रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग कर सकता है, स्ट्रेस कम कर सकता है, लीडरशिप की भावना उसमें होती है, लीडरशिप में ये सहायक करता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बुद्धि परीक्षण के बारे में जानकारी दिया, IQ के बारे में, ठीक है, IQ का जो फॉर्मूला दिया गया था टर्मन के द्वारा, तो जो भी IQ मापने का जो भी यहाँ पे तरीका है उसको यहाँ पे एक पॉइंट में जाके जो क्रिटिसाइज किया गया, आलोचना किया गया। अब क्यों किया गया वो समझिए। बुद्धि का मापन करने वाले IQ टेस्ट की कई आधारों पर आलोचना की गई। पहला, सटीक मापन संभव नहीं। तो कोई भी मानकीकृत टेस्ट किसी व्यक्ति की पूर्ण बुद्धि को सही माप नहीं सकता, ठीक है। सही बात है कि कोई भी टेस्ट अगर आप करते हैं तो वो किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण बुद्धि को सही माप नहीं कर सकता। बुद्धि बहुआयामी होती है, इसके पीछे वजह है क्योंकि बुद्धि जो बहुआयामी होती है, टेस्ट केवल कुछ क्षमताओं को ही मापते हैं, ठीक है। तो इस कारण से उसका आलोचना किया गया है।
दूसरा है सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। तो अधिकतर जो आईक्यू टेस्ट बनाए जाते हैं वो वेस्टर्न कल्चर पर आधारित होते हैं, जिससे अन्य संस्कृतियों के छात्रों के लिए उचित नहीं होते। ठीक है, भाषा और संदर्भ का प्रभाव पड़ता है, अलग संस्कृति के बच्चों के लिए कठिनाई होती है। तो जो भी यहाँ पे आईक्यू टेस्ट बनाया गया है ना, वो सब वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो सभी के लिए वो सटीक नहीं बैठता। तीसरा है पर्यावरण कारकों की अनदेखी। तो आईक्यू टेस्ट बच्चों के पर्यावरण, अवसर और सामाजिक परिस्थितियों को नज़रअंदाज करती है। ठीक है, चूँकि ये सब भी जो है वो बुद्धि को प्रभावित करता है, पर्यावरण हो गया, अवसर हो गया, परिस्थिति हो गया, तो ये सब भी किसी भी व्यक्ति के बुद्धि को प्रभावित करता है। लेकिन जब हम लोग आईक्यू मापते हैं तो ये सब चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो इस कारण से भी जो है वो बुद्धि को यहाँ पे, आईक्यू को जो है यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जाता है। मुख्य बिंदु गरीबी, शिक्षा, परिवार का प्रभाव पड़ता है, अवसरों की कमी से प्रदर्शन जो है प्रभाव पड़ता है, बच्चों का जो प्रदर्शन है वो भी यहाँ पे इफेक्ट होता है। तो एक बात अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि बुद्धि परीक्षण जितने भी किए गए हैं उनकी आलोचना की जाती है, और कोई भी बुद्धि परीक्षण जो है वो 100% सटीक नहीं होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें कमी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ वजह था उस रिलेटेड। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पे अगला जो टॉपिक है। अब कुछ यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच गया है, वो है आपका क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ठीक है, ये क्या है ये समझ लेते हैं कि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस किसे कहते हैं। उसके बाद एक आपका आता है फ्लोट इंटेलिजेंस। तो ये 2 चीज़ आपका बच गया है, इसको समझ लेते हैं। तो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस वह बुद्धि है जो व्यक्ति के सीखे हुए ज्ञान, अनुभव और शिक्षा पर आधारित होती है। ठीक है, सिंपल है, सिंपल भाषा में लिखा गया है कि क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि उसको कहेंगे जो व्यक्ति के सीखे हुए ज्ञान के ऊपर आधारित रहेगा, अनुभव के ऊपर और शिक्षा के ऊपर आधारित रहता है। मुख्य विशेषताएं क्या है, तो ये आपका वही ज्ञान के ऊपर पे आधारित रहेगा, शिक्षा और अनुभव से विकसित होता है, उम्र के साथ ये बढ़ता है, याददाश्त और जानकारी का उपयोग करता है। सिंपल है। उदाहरण के तौर पे जैसे आपका भाषा हो गया, आपने जो सामान्य ज्ञान याद किया है, सामान्य ज्ञान आपका जो जनरल नॉलेज हो गया, गणित के सूत्र को याद रखना, इतिहास के जानकारी को याद रखना, तो वो सभी चीज़ जो आपके ज्ञान, अनुभव और शिक्षा पर आधारित है, या बुद्धि जो हमने सीखा है उस पर आधारित होती है। तो इसी को क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। अब दूसरा जो टर्म है वो है आपका फ्लोड इंटेलिजेंस। तो ये टर्म भी आपको देखने को कभी कभी मिलता है, ये वर्ड। तो इसका मतलब होता है कि यह वह क्षमता है जिससे व्यक्ति नई और अनजान समस्याओं को हल करता है। जैसे कि आप देखते हैं कोई पहेली को हल करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के सवाल को हल करते हैं, नई स्थिति में निर्णय लेते हैं, पैटर्न को पहचानते हैं। तो ये सब आपका जो है फ्लोड इंटेलिजेंस हो जाएगा। ठीक है, फ्लोड इंटेलिजेंस के अंतर्गत आ जाएगा, जहाँ पे व्यक्ति नई और अनजान समस्याओं को हल करता है। यह बुद्धि कैसे सोचते हैं के ऊपर आधारित होती है। ठीक है, बाकी विशेषताएं आपका वही है, नई समस्याओं को हल करने की क्षमता, तर्क और विश्लेषण करता है, पूर्व ज्ञान पर निर्भर नहीं होता, उम्र के साथ ये घट सकती है। ठीक है, तो ये आपका फ्लोड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी था। अब यहाँ पे अब हम लोग पहुँच गए हैं चैप्टर के लास्ट पार्ट पे। ठीक है, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, समरी के तौर पे। तो देखिए, थॉर्नडाइक के द्वारा 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में जिक्र मिला है, दिया गया है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया गया है। स्टनबर्ग ने यहाँ पे त्रिचापीय सिद्धांत के बारे में बताया है, जहाँ पे 3 घटक के बारे में जिक्र मिलता है। अल्फ्रेड बिने ने एक कारक सिद्धांत दिया है। जेपी गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में बताया है, जिसको हम लोग एसआई मॉडल के नाम से भी जानते हैं, और इसके अंतर्गत आपका 180 कारक है। ठीक है, डेनियल गोलमैन, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो संबंध है वो आपका डेनियल गोलमैन से है। इन्होंने ही अपने किताब के माध्यम से इसको जो है लोकप्रिय बनाया है। तो इतना जानकारी आपको जो है इंटेलिजेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो अब जाकर आपका जो थ्योरी वाला सेक्शन है वो आपका समाप्त हुआ। ठीक है, तो अब चलते हैं जो पिछले वर्षों में सवाल पूछे गए हैं चैप्टर से, उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को भी देखेंगे जिसकी संभावना है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब सवालों को देखते हैं। चलिए, ये है आपका पहला सवाल जो कि 2025 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, सवाल है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा को किसने पेश किया जिसमें इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल स्किल शामिल है। तो बहुत ही आसान सवाल है, डेनियल गोलमैन के द्वारा। ठीक है, ये वाला ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर है उसका स्क्रीनशॉट लिया गया है, इस कारण से यहाँ पे इसको देखिएगा मत। ठीक है, ये किसी स्टूडेंट के द्वारा टिक किया गया है जो कि आपका गलत है।
डेनियल गोलमैन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए अगला सवाल है आपका, ये भी आपका 2025 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। देखिए सवाल कहाँ से पूछा गया था, तो गार्डनर के सिद्धांत में किस बुद्धिमत्ता प्रकार में दूसरों को समझना शामिल है। तो दूसरों को समझने की बात कहाँ पे की जाती है, इंटरपर्सनल में, ठीक है। भाषाई वाला आपका अलग था जहाँ पे कवि बनते थे, ठीक है, वकील कवि वगैरह थे। तार्किक और इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल में व्यक्ति खुद को समझता था, जहाँ पे व्यक्ति जो वो दार्शनिक वगैरह बनते थे। तो आपका यहाँ पे इंटरपर्सनल आपका सही हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिए जो कि 2024 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। सवाल है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस से। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता से तात्पर्य है जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता, अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता, विशाल मात्रा में जानकारी याद रखने की क्षमता, कई भाषाओं को धारा प्रवाह बोलने की क्षमता। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है, इमोशनल, अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता। बहुत ही आसान था। चलिए देखिए अगला सवाल है, ये भी आपका 2024 में पूछा गया है। तो देखिए 25 में भी 2 सवाल, 24 में भी 2 सवाल आपको देखने को मिला था, ठीक है। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा विकास मानसिकता की सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित करता है। उन चुनौतियों से बचना जो विफलता का कारण बन सकती है। तो ये तो डरपोक वाला काम हो गया कि आप चुनौतियों से बचेंगे जो आपको यहाँ पे विफलता की ओर ले जाएगा। तो ये वाला डरपोक वाला काम हो गया, ये आपको नहीं करना है। यह मानना कि बुद्धिमत्ता और क्षमताएं स्थिर लक्षण है, चुनौतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखना। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट है, चुनौतियों को जो है वो सीखने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल ये आपका 2023 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था कि प्रथम व्यावहारिक बुद्धि परीक्षण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। अल्फ्रेड बिनेट, चार्ल्स स्पीयरमैन, डेविड वेसलर, फ्रांसिस गैल्टन। तो पहला जो व्यावहारिक बुद्धि परीक्षण है ये आपका अल्फ्रेड बिने के द्वारा जो है वो दिया गया था, ठीक है, ये इसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक 25 वर्षीय लड़के का IQ क्या होगा जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है। देखिए ये आपका IQ यहाँ पे निकालना है, 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में सवाल पूछा गया था और इस टाइप का सवाल मैंने आपको एक करवाया है, ठीक है। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसका फॉर्मूला क्या था, तो MA मक्का करके याद भी मैंने आपको कराया था, मक्का, ठीक है, और इसको 100 से गुना कर देते हैं। तो बाकी आपको यहाँ पे डाटा को फिल कीजिए, इसको काटिए, आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा, 2022 में पूछा गया सवाल था। अब अगला सवाल देखिए, बुद्धि का मुख्य उद्देश्य क्या है। ज्ञान अर्जन, निर्णय लेना, तर्कशीलता, सभी उपरोक्त। तो ऑल ऑफ द अबव, तीनों आपका सही है। ज्ञान अर्जन करना, निर्णय लेना, तर्कशीलता, ठीक है। आगे देखिए, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धि का वर्णन है, तो 8 प्रकार का, ठीक है, हमेशा आपको 8 ही लगाना है। IQ का पूरा नाम इंटेलिजेंस कोशिएंट, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा फुल फॉर्म। अस्टनबर्ग ने बुद्धि के कौन से सिद्धांत का प्रस्ताव दिया है। तो अस्टनबर्ग के द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया गया है, बहुबुद्धि, ये तो आपका गार्डनर के द्वारा दिया गया है। त्रिकोणीय, ठीक है, स्टर्न के द्वारा जो है आपका अस्टनबर्ग के द्वारा ट्राइआर्किक थ्योरी दिया गया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। IQ का सामान्य औसत स्कोर क्या है, तो सामान्य देखिए 100, ठीक है, 100 को आप सामान्य रख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 90 से आपका 109 के बीच में होता है। तो अगर आप औसत में देखेंगे तो इसके बीच आपका क्या है, 100 है, 100 आपका करेक्ट हो जाएगा। किसने भावनात्मक बुद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, इमोशनल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए आपको हमेशा जो है वो गार्डनर वाला नाम ही देखने को मिलेगा, इसी को टिक करना होता है, ठीक है। अच्छा गार्डनर नहीं, डेनियल गोलमैन, ठीक है, डेनियल गोलमैन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गार्डनर तो आपका बहुबुद्धि सिद्धांत के दिया गया था इसके द्वारा, तो यहाँ पे जो है आपका डेनियल गोलमैन करेक्ट हो जाएगा और यही नाम आपको अक्सर देखने को मिलेगा। बुद्धि के मापन के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। तो बुद्धि के मापन के लिए आपका जो है इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, बुद्धि परीक्षण, ठीक है। बुद्धि के मापन के लिए आपका इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो उपयोग में लिया जाता है। IQ का सूत्र क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आपका ऊपर में CA आता है या MA आता है, इसी कारण से मैंने आपको बताया कि मक्का, ठीक है, मक्का MACA, ठीक है, ऐसे और इंटू 100, तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस का मुख्य पहलू क्या है। समस्या समाधान, सामाजिक संपर्क, भावनाओं का प्रबंधन, नैतिकता। तो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस का यहाँ पे मुख्य हो जाएगा समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आगे देखिए,
गिलफ्रॉड के सिद्धांत में कितने बुद्धि कारक शामिल है? 180। ठीक है, कुछ फैक्ट वाले सवाल थे। अब आगे देखिए कि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या है। ठीक है, एक टर्म है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो इसका क्या होगा? ज्ञान और अनुभव पर आधारित बुद्धि, तात्कालिक समस्याओं को हल करने की क्षमता, रचनात्मकता का स्तर, सामाजिक अनुकूलता। तो ऑप्शन नंबर 1 ज्ञान और अनुभव पर आधारित जो बुद्धि होती है उसी को यहाँ पे क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। आज के क्लास का आपका लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 18। फ्लूइड इंटेलिजेंस किससे संबंधित है? नई समस्याओं को हल करना, पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक मूल्यों, भावनात्मक नियंत्रण। और इसका जवाब आपको होमवर्क में दिया जाता है। इस सवाल को, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो आज का क्लास आपका थोड़ा सा लंबा था क्योंकि आज के इस क्लास में बहुत सारे टॉपिक जो वो कवर करना था, बहुत सारा टॉपिक जो वो इस चैप्टर के अंतर्गत आपका पढ़ना है, इस कारण से थोड़ा सा लंबा हो गया था। ठीक है, बाकी उम्मीद करते हैं कि जो भी जानकारी आपको दी गई होगी वो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। बाकी कुछ चीज़ें आपको याद करनी होगी, है ना, कुछ फैक्चुअल चीज़ें आपको याद करना होगा। ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम के लिए इनफ है, मोर देन इनफ है। इससे बाहर आपको कभी भी सवाल देखने को नहीं मिलता है। मैंने पिछले वर्ष भी पढ़ाया था तो वहाँ पे भी जो वो सारे सवाल इसी टॉपिक से पूछे गए थे। ठीक है, जो भी पूछे जाते हैं वही सब नोट्स से जो है वो जनरली सारे सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो इनफ है, जितना चीज़ें आपको बताई जा रही है वो मोर देन इनफ है। बस उसी को पढ़ते रहिए, रिविज़न करते रहिए, काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिए। बाकी आपको पता होगा कि टीए का क्लास है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास डेली आपका चल ही रहा है और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग जो है वो तैयारी कर ही सकते हैं। बाकी वैसा स्टूडेंट जो यहाँ पे संपूर्ण तैयारी के लिए प्राइवेट ग्रुप के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोगों के लिए हम अपडेट दे दें, जानकारी दे दें कि अभी आपका जो है वो ऑफ़र चल रहा है। ठीक है, अभी आप अगर ज्वाइन करते हैं तो ओनली आपको 350 रुपया यहाँ पे करना होगा। ठीक है, एक्चुअल फ़ीस आपका इतना है, लेकिन अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो 350 आपका यहाँ पे लगेगा। फुल आपका सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, डेली आपका टेस्ट होता है, सारे स्टडी मटेरियल, सारे नोट्स आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी वैसे स्टूडेंट जो केवल और केवल टीचिंग एप्टीट्यूड का नोट्स चाहते हैं या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड के ग्रुप के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली टेस्ट देना चाहते हैं, वे लोग यहाँ पे इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे ज्वाइन करना है? आपको कांटेक्ट करना है यहाँ पे RKM ऑफिशियल। ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर इस यूज़र नेम के ऊपर आप कांटेक्ट कीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि कैसे आपको ज्वाइन करना है। तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का प्रैक्टिस कराया जाता है, डेली टेस्ट होता है, तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी आपको अपडेट वगैरह मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।